पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं प्रश्नावली विधि के परिचय को लेकर के। प्रश्नावली विधि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक प्रमुख विधि है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के अंतर्गत आज हम इस विधि का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व व्याख्यान में आप लोगों ने भली भांति पढ़ा और समझा कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधि का नाम है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली विधि का आज हम परिचय पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि यह प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। प्रश्नावली को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश किया है। बोगार्ड्स ने कहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है। बोगार्ड्स के पश्चात गुडे तथा हैट ने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा कि सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक तालिका का व्यवहार किया जाता है जिसकी पूर्ति स्वयं उत्तरदाता करता है। गुडे तथा हैट के बाद में कलिंगर ने प्रश्नावली को डिफाइन किया कि प्रश्नावली का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे यंत्र से है जिसमें प्रश्न या एकांश होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। यानी कि प्रश्नावली की विभिन्न परिभाषाएं, वो चाहे बोगार्ड्स की परिभाषा हो, गुडे तथा हैट की परिभाषा हो या कलिंगर की परिभाषा हो, इन तीनों परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? हमारे सामने कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। वो निष्कर्ष ये हैं कि प्रश्नावली छोटे छोटे अनेक कथनों या प्रश्नों की एक सूची है। यह सूची सूचनादाता को दे दी जाती है। सूचनादाता एक निश्चित समयावधि में उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरकर प्रश्नावली को शोधकर्ता को वापस लौटा देता है। यानी कि इसमें प्रश्नावली में जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है उनकी पूर्ति उत्तरदाता स्वयं कर रहा है और उत्तरदाता एक निश्चित अवधि में उन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उस प्रश्नावली को शोधकर्ता को वापस लौटा दे रहा है और सूचनादाता या उत्तरदाता के उत्तरों के आधार पर ही वांछित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो जो एक अच्छी प्रश्नावली है वो हमारी शोध समस्या से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं हमारे प्रश्न भी उसी विषय से संबंधित होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत ही कम होनी चाहिए। प्रश्नावली संतुलित होनी चाहिए। प्रश्नावली में जो आपने शब्द प्रयोग किए हैं वो शब्द सुस्पष्ट होने चाहिए। सुस्पष्ट होने का मतलब ये है शब्द ऐसे होने चाहिए जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से समझ में आए। हमारा शैक्षिक स्तर सभी व्यक्तियों का भिन्न भिन्न होता है। यानी कि भिन्न भिन्न शैक्षिक स्तर वाले व्यक्तियों को वह प्रश्नावली समान रूप से समझ में आए आप जो पूछना चाह रहे हैं वही वो समझ रहे हो। किसी भी अस्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्नावली में प्रयोग किए गए शब्द संवेग रहित होने चाहिए। यानी कि जब सूचनादाता उस प्रश्नावली को पढ़े वो उसमें किसी भी तरीके का संवेगात्मक परिवर्तन ना ला पाए। इमोशनल शब्दों से बचना चाहिए। अगर आप उत्तरदाता में किसी भी प्रकार के इमोशंस पैदा हो जाएंगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वह संतुलित उत्तर, वास्तविक उत्तर नहीं प्राप्त होगा, जिससे आपके निष्कर्ष जो हैं प्रभावित हो जाएंगे। प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के साथ साथ जो प्रश्नों का क्रम हो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। यानी कि जो आप प्रश्न पूछें वो औपचारिक प्रश्नों से अनौपचारिकता की ओर बढ़ें। यानी कि आप पहले सामान्य प्रश्न पूछें, सामान्य प्रश्न पूछने के बाद में क्रमशः आप अपनी समस्या के अनुरूप विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ें। प्रश्नावली के आमुख पर उससे संबंधित स्पष्ट निर्देश होने चाहिए।
साथ ही साथ प्रश्नावली में आप इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की साहित्यिक शब्द शक्ति का प्रयोग ना करें। यानी कि प्रश्नावली के जितने जितने भी शब्द हों सभी सारे अर्थ अभिधामूलक हों। किसी भी प्रकार के लक्षणा या व्यंजना का इस्तेमाल प्रश्नावली में नहीं किया जाता है। प्रश्नावली में उच्च वैधता और विश्वसनीयता के लिए आप प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण भी अवश्य कर लें। प्रश्नावली की ये विशेषताएं जो निकल के आई हैं, ये परिभाषाओं के आधार पर आई हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली में ये विशेषताएं होनी ही चाहिए। प्रश्नावली के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, डाक प्रश्नावली। तो बंद प्रश्नावली को हम संरचित प्रश्नावली भी कहते हैं, अर्थात जिस प्रश्नावली में सम्मिलित सभी प्रश्न के उत्तर बहुविकल्पीय रूप में पूर्व निर्धारित होते हैं, उस प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली या संरचित प्रश्नावली कहा जाता है। इसमें उत्तरदाता स्वेच्छा से मनोवांछित उत्तर नहीं दे सकता। यानी कि आप प्रश्न की रचना कर रहे हैं, आप उस प्रश्न के संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर दे रहे हैं, उन्हीं विकल्पों में से उत्तरदाता को किसी एक विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्नावली का गुण क्या है कि इसमें शुद्धता अधिक है, आपको आंकड़ों के अंकन एवं संकेतीकरण में सुविधा होगी, उत्तरदाता के लिए भी सुविधाजनक है, समय और श्रम दोनों की बचत है। लेकिन इसमें दोष क्या है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है, पूर्व निर्धारित उत्तर होते हैं, इसलिए वास्तविक सूचना की प्राप्ति की संभावना कम हो जाती है। जो उत्तर आपने दिए हैं हो सकता है उस प्रश्न के वो ही उत्तर ना हो, कुछ अन्य उत्तर भी हों, तो कुछ अन्य उत्तर प्राप्त करने की संभावनाएं इस प्रश्नावली से समाप्त हो जाती हैं। और उत्तरदाता में एक प्रतिक्रिया वृत्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जैसे कि आप हाँ और नहीं में जवाब ले रहे हैं तो उसने माइंड सेट कर लिया कि हाँ 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 कर देना है या नहीं नहीं कर देना है, या आप कहीं पे रेटिंग ले रहे हैं तो सबको 5 नंबर ही दे देने हैं या 3 नंबर ही दे देने हैं। इस तरीके की एक प्रतिक्रिया वृत्ति जब उत्तरदाता में आ जाती है तो आपके निष्कर्ष निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और विश्वसनीय भी नहीं होंगे, वैध भी नहीं होंगे, और उससे आपकी शोध समस्या का अध्ययन, शोध समस्या का एक समुचित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इसके बाद में एक दूसरी प्रश्नावली आती है, खुली प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्न, एकांश, कथन के उत्तर पूर्व निर्धारित नहीं होते। यानी कि खुली प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है या जो भी एकांश हैं या जो भी कथन है, उनके जो उत्तर हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं है। यानी कि उत्तरदाता स्वेच्छा के साथ में मनोवांछित उत्तर दे सकता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को खुली प्रश्नावली या असंरचित प्रश्नावली भी कहते हैं। इस प्रश्नावली का गुण है कि ये प्रश्नावली पर्याप्त रूप से फ्लेक्सिबल है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। उत्तरदाता को चूंकि मनोवांछित उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए वह विस्तृत उत्तर देता है, जिससे उत्तरदाता के व्यवहार का आप उचित आकलन कर सकते हैं, आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। परंतु इसमें परिशुद्धता का अभाव पाया जाता है। उत्तरदाता के विस्तृत उत्तर से प्राप्त सूचनाओं का अंकन एवं संकेतीकरण करके मात्रात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। सभी उत्तरदाताओं की अभिव्यक्ति की क्षमता समान नहीं होती। कुछ उत्तरदाता तो आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स करते हैं और कुछ उत्तरदाता आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। जिनमें अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है या जो थोड़े मंद बुद्धि उत्तरदाता हैं, यह विधि उनके लिए उपयुक्त नहीं है। समय और श्रम भी अधिक लगता है, साथ ही साथ यह नीरस भी हो जाती है। आपने बंद प्रश्नावली के गुण और दोष समझे, खुली प्रश्नावली के गुण और दोष समझे। इसके बाद एक प्रश्नावली आती है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली यानी कि संरचित और असंरचित दोनों प्रश्नावली के गुणों को पाया जाता है। अर्थात
इस प्रश्नावली में सम्मिलित कुछ प्रश्न के उत्तर बहुविकल्पी रूप में पूर्व निर्धारित होते हैं तथा कुछ प्रश्न के उत्तर पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। ऐसी प्रश्नावली को मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रश्नावली में जैसे कि मैंने कि आपको बताया, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रश्नावली का एक प्रकार चित्रित प्रश्नावली भी है। जब प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्नों को हम चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे चित्रित प्रश्नावली कहा जाता है। इस प्रश्नावली का गुण यह है कि यह अशिक्षित निरक्षर सूचनादाता या फिर ऐसे सूचनादाता जो बच्चों के रूप में हो उनके लिए उपयुक्त होती है। लेकिन साथ ही साथ इसका बड़ा दोष भी है कि यह भी संभव है कि जो सूचनादाता है वो चित्रों से पूर्व परिचित ना हो या चित्रों का समुचित अर्थ निकाल पाने में असफल हो रहा हो। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम चित्रित प्रश्नावली में जो चित्र इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमारे प्रश्न की समुचित अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद में प्रश्नावली का एक प्रकार है डाक प्रश्नावली। वात्स्यायन के अनुसार डाक प्रश्नावली प्रश्नों की एक मुद्रित सूची है जिसे डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं को भेज देते हैं और वे इसे भरने के बाद वापस भेज देते हैं। वर्तमान में इसके एक स्वरूप जिसे हम ईमेल कहते हैं, ईमेल के माध्यम से भी प्रश्नावली का प्रेषण किया जाता है। इस प्रश्नावली का गुण यह है कि प्रश्नावली का जो प्रेषण है, इसका जो संचार और प्रसार का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक हो जाता है। साथ ही साथ ये बहुत किफ़ायती है, बहुत ही इसका प्रसार कम पैसों में बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत ज़्यादा दूर दूर से सूचनाएं हम कलेक्ट कर सकते हैं। उत्तरदाता अधिक स्वाभाविक उत्तर देता है क्योंकि वह अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में आंसर देता है। साथ ही साथ समय व श्रम की बचत होती है। लेकिन इसमें की कुछ दोष भी हैं कि जैसे कि सूचनादाता जिम्मेदार नहीं है तो वो प्रश्नावली की वापसी नहीं करता या उसकी ओर उचित ध्यान नहीं देता, या सूचनादाता जो है प्रश्नावली में अपूर्ण सूचना भरता है, या सूचनादाता उसे ससमय नहीं वापस करता, या यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाता कि जो सूचना दी गई है वो वांछित सूचनादाता द्वारा ही दी गई है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है। इस तरीके से यह प्रश्नावली विधि का परिचय था, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने समझा कि प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली की परिभाषा क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषता है और प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं। इसी के साथ मैं आज का व्याख्यान यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।